x को कैसे एलिमिनेट करना है उसका तरीका ये है, देखो ये x t1 है, इधर x t2 है, T1 T2 से मल्टीप्लाई, हाँ इधर t2 से मल्टीप्लाई करेंगे T2 से, और इधर T1 से, तो फिर इन दोनों को इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, x कैंसिल हो जाएगा, आपको y मिलेगा। Y मिलेगा। कर पाओगे ना ऐसे, जैसे हमने x निकाला वैसे तुम y निकाल पाओगे ना। हाँ अभी ध्यान से सुनो, x अपॉन y कर लेना, x डिवाइड बाय y, यही आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, x अपॉन y। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू कितनी थी याद है, u sin थीटा थी x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी थी, हाफ g को आई थिंक हमने y लिखा, हाफ जी, हाफ g को ऐसे लिखेंगे g अपॉन 2, तो 2 ऊपर आएगा, ये हो जाएगा ना। यस टाइम ऑफ फ्लाइट है कि नहीं सच में? yes, तो अब खाली क्या करना है, x अपॉन y निकालना, x निकालो फिर y निकालो, दोनों को डिवाइड करना, x अपॉन y करने पे आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। समझा? यस उस दिन भी मैं यही मेथड करा था, बट पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि शायद हाफ जी मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई थी, उस दिन भी यही ट्राई करा था। ठीक है, बट फिर मैं कल आराम से बैठ के किया बिना किसी जल्दीबाजी के, तो आराम से आंसर आ गया। सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड क्या करना है? yes sir, yes, यस ठीक है, सो अभी बाद में कर लेना, खुद कर लेना। हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, उसमें हमने पहला टॉपिक किया था वो चेंज इन मोमेंटम निकालना है वगैरह वगैरह, वो सब किया था, बराबर? यस चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स वगैरह किया था। आज हम लोग सेकेंड टॉपिक पे कुछ एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है, सीधा एमसीक्यूज करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक तो आपको ऑलरेडी आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बहुत लंबा नाम है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको मैं कभी कभी एलसीएम भी बोलता हूं, एलसीएम। कुछ कुछ बुक में इसको लॉकॉम लिखा जाता है, लॉकॉम, लॉकॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, मोमेंटम। ठीक है, तो लॉकॉम या एलसीएम लिखूंगा तो आप समझ जाना ये चीज है। अब देखो, ये हमने टॉपिक जो है रेगुलर लेक्चर्स में करवाया था, जब बोर्ड के लेक्चर डिस्कस किए करवाया था, फिर भी मुझे मालूम है कुछ स्टूडेंट को भूल गया होगा ये चीज कि क्या होता है। क्विकली खाली देख लो इसको कैसे, क्या होता है ये। इमेजिन करो कि ये एक सिस्टम है, सी। अब सिस्टम क्या होता है, एक बॉडी जो है ना, ये एक बॉडी को भी आप सिस्टम मान सकते हो। सोचो एक बॉडी है, बस वही तुम्हारा सिस्टम है। दो बॉडी मिला के भी सिस्टम बन सकती है, तीन बॉडी को टुगेदरली भी आप सिस्टम ले सकते हो। ठीक है, ये सिस्टम है। अब इस सिस्टम का जो मोमेंटम है, ठीक है, वो आप कैलकुलेट करो। मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम तुमने कैलकुलेट किया, उसको मैं लिखता हूँ पी आई, मतलब इनिशियल मोमेंटम। अब सपोज ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है, या ये दोनों बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है। ये जो फोर्स एक दूसरे के ऊपर ये लगा रही है ना, इसको बोलते हैं इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम। इंटरनल है, लेकिन इस बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स कितना है? जीरो। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम जीरो है ना, तो रूल ये होता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम में जीरो, द मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। सिस्टम का मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व। ठीक है, मतलब फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, याद आया ये सब? इसको बोलते हैं न्यूटन, सॉरी, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये बहुत इजी है, बच्चे याद भी कर लेते हैं, बस इतना जल्दी से याद कर लेते हैं बच्चे इसको। बच्चे ऐसे याद करते हैं इसको, सर अगर फोर्स जीरो है सिस्टम पे तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कितना इजी है ना? लेकिन अप्लाई करनी अलग बात होती है। जब आप इसको अप्लाई करते हो ना प्रॉब्लम्स में, तो वो अलग होता है। अप्लाई करने भी आना चाहिए, चीज कैसे अप्लाई करनी है। तो आज वही सब सीखेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे अप्लाई करना है वो सिखाने के लिए एक दो ऐसे कुछ क्वेश्चन मैं इसके ऊपर सॉल्व करवा देता हूँ। सम क्वेश्चंस ऑन दिस। रेडी? यस। लॉ आप लिखो मत, आपको लिखा हुआ रहेगा लॉ, आई थिंक आपकी नोटबुक वगैरह में पहले से यस मैंने लिखवाया था पहले। तो मेन अभी क्या है, खाली कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ और उसके बाद मैं क्वेश्चन डिक्टेट भी करूंगा, डोंट वरी। देखो, ये एक प्रोजेक्टाइल है जिसको यू स्पीड से थ्रो किया एट एंगल थीटा। प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा। ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, ठीक, हाईएस्ट पॉइंट पे ये जो प्रोजेक्टाइल है वो 3 पार्ट्स में टूट गया। इट ब्रेक इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 3। करवाया था ना ऐसे क्वेश्चन?
देखते हैं कितने पार्ट्स में टूट गया, 3। 3. ठीक है, ये जो 3 पार्ट्स बने हैं ना, 3 पार्ट्स जो बने, इनका जो मास है, मास ऑफ दिस 3 पार्ट्स, तीनों पार्ट्स का मास इक्वल नहीं है, तीनों पार्ट्स का मास है 1:2:1 में। यस सर, करवाया था पर 2 पार्ट में टूटते हैं। हाँ, इधर 3 पार्ट्स में तोड़ देते हैं। चलो 1:2:1। अब इसमें से जो ये 2 इक्वल वाले, इसमें से देखो एक बार 1:2:1 है, तो इसमें से 2 पार्ट्स का मास इक्वल हुआ कि नहीं हुआ इक्वल? 1 जो है 1। इक्वल। जो 2 इक्वल मासेस वाले पार्टिकल है ना, जो जिनका मास इक्वल है, उसमें से एक ऐसे हॉरिजॉन्टली जा रहा है और एक वर्टिकली ऊपर जा रहा है। एक हॉरिजॉन्टली जा रहा है और एक वर्टिकली जा रहा है। ठीक है, अब ये कितनी स्पीड से जा रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो दोनों पार्ट्स है ना, दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और जो इनिशियल स्पीड है ना, ये वाली दिख रही है इनिशियल स्पीड, ये 10 है सपोज, ये 10 है। और ये थीटा दिख रही है, ये थीटा 45 डिग्री है। सब वैल्यूज दे दिया मैंने। तो जो 2 पार्ट्स हैं जिनका मास सेम है, इज इट दे आर मूविंग विथ द सेम स्पीड ना, 5 Yes. ठीक है, लेकिन दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक अगर हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो दूसरा कैसे जा रहा है? वर्टिकल जा रहा है। वर्टिकल। अभी Vertical. हमको क्या फाइंड करना है? हमको ये फाइंड करना है जो हैवियर पार्टिकल है, एक पार्टिकल और होगा हैवी वाला, ये वाला 2। यस जो हैवियर पार्टिकल है ना, उसकी वेलोसिटी निकालनी है। वी हैव टू कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी। ओके, ना सिर्फ वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी तो निकालनी है उसकी, और हमको ये भी बताना है कि उसकी जो वेलोसिटी है ना थर्ड पार्ट की, वो वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल के साथ कितनी एंगल बना रही है, एट व्हाट एंगल द वेलोसिटी इज विथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। क्वेश्चन समझा जो मैंने बोला अभी? यस तो एक काम करो स्टूडेंट, डायग्राम हमने पहले बना दिया है, अब मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर देता हूँ एक बार। ठीक है, राइट डाउन द क्वेश्चन फास्ट। लिखो, a bomb is thrown with a 10 meter per second. Bomb is thrown with 10 meter per second at theta equals to 45 degree. At theta equals to 45 degree. Full stop. At the highest point of its path, at the highest point of its path, the bomb explodes into 3 parts. At the highest point of its path, the bomb explodes into 3 parts. देखा? Having masses, 3 parts, having masses in the ratio, 1:2:1. Having masses in the ratio 1:2:1. ठीक है, आगे लिखो, if the two lighter parts fly in the perpendicular directions, if the two lighter parts fly in the perpendicular directions with a speed of 5 meter per second, fly in the perpendicular direction with a speed 5 meter per second. लिखा? Yes. यस Then find velocity of the heavier part. Then find velocity of heavier part. सर एक बार स्टार्टिंग का स्टेटमेंट रिपीट करो ना। कौन सा स्टेटमेंट? स्टार्टिंग का स्टेटमेंट बस। A bomb is thrown with velocity 10 meter per second at theta equals to 45 degree. A bomb is thrown with velocity 10 meter per second at theta equals to 45 degree. थैंक यू सर। स्टूडेंट ये डायग्राम बना लो आप लोग भी, सब लोग।
डायग्राम बना लो। डन सर। ठीक है, स्टार्ट करें। एक बार बताओ, ये जो आपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है, ये एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे फट गया है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जाके फटा है ना? Highest. Highest. तो तुम सीधा हाईएस्ट पॉइंट पे फोकस करो। सपोज ये देखो, ये एक बॉम्ब है, ये इसका मास वगैरह मैं बाद में आपको बता दूं, इसका मास कितना है बाद में बताता हूँ। ये बॉम्ब है, ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया अपने पाथ के। ये देखो ऐसे हाईएस्ट पॉइंट पे, अगर आपको याद है, सिर्फ इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल रहती है, वर्टिकल वेलोसिटी बिकम जीरो। याद है? Yes. Yes. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इतनी होती है, u cos थीटा। You call theta. Cos. याद है ये u cos थीटा ना? ये तो ये बॉम्ब की वेलोसिटी है u cos थीटा। अब मैं बॉम्ब का मास बताता हूँ। बॉम्ब का मास मैं 4m ले लूंगा, 4m। समझ सकते हो कि 4m क्यों लिया ना? क्योंकि Yes. 1m plus 2m plus 1m. 1:2:1 में ब्रेक होगा ना, तो Yes. हाँ सपोज Yes, जो power multiple एक पार्ट है वो m होगा, एक पार्ट का मास m होगा, दूसरे पार्ट का मास 2m होगा, और फिर से m। 2m रेशियो देखो 1:2:1 निकला, लेकिन टोटल मास कितना निकलेगा? m plus 2m plus m, 4m। 4m. 4m इसलिए मैंने 4m लिया है। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले ये देखो, ये डायग्राम थोड़ा समझो इसको। इसका मैं इस बॉम्ब का मोमेंटम निकालता हूँ। देखो, मोमेंटम ऑफ द बॉम्ब या इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम आपको मालूम है, मास इनटू वेलोसिटी करके मिलता है। देखो मास इसका इतना लेंगे, देखो, और वेलोसिटी में ये ले लूंगा। देखो आई कैप। क्यों आई कैप? क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ना, ये वाला, इसको मैं एक्स एक्सिस ले लूंगा, और ये वाला क्या ले लूंगा? वाई एक्सिस। y तो क्योंकि देखो ये u cos थीटा जो है ना, वो अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इसको आई कैप के टर्म्स में लिख सकते हैं ना। अब देखो 4m तो मुझे गिवन नहीं है, u हमारा 10 है शायद, और ये cos ऑफ 45 डिग्री है। 1 by root 2. हाँ, तो इधर ये 40 दिख रहा है, 4 into 10 40 है ना, 40 by root 2 Root 2. m I कैप। समझे क्या यहाँ तक? yes Yes. Yes. पहले तुम यहां तक नोट कर लो, ये बॉम्ब का मोमेंटम है बिफोर एक्सप्लोडिंग, बिफोर एक्सप्लोजन। यहां तक पहले नोट करो। हो गया? Yes, sir. Yes. Yes. अब देखो, अब इस बॉम्ब का जो है ना, हम लोग फाइनल मोमेंटम निकालेंगे। इस बॉम्ब का फाइनल मोमेंटम। फाइनली एक बात बताओ, एक्सप्लोजन के बाद ये बॉम्ब तो बचा नहीं है, इसके 3 पार्ट्स बचे हैं ना हमारे पास। ये देखो, ये 3 पार्ट्स हैं, इसमें से एक पार्ट का मास m है, ये देखो ये भी m है, और ये 2m है। 2m. तो m ऐसे जा रहा है विथ 5 मीटर पर सेकेंड, ये m ऐसे जा रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और ये जो 2m है ना, सपोज अब मुझे रियली में नहीं मालूम है कि ये 2m कहाँ जाएगा, रियली आई डोंट नो कहाँ जाएगा। मैं ऐसे ही कुछ भी ले लेता हूँ, अपनी मर्जी से ऐसे ले लेता हूँ। ये देखो ऐसे गया, दिख रहा है कितनी वेलोसिटी से गया? v बार से गया। तो ये v बार हमको निकालना है, वी वांट टू कैलकुलेट दिस v बार। एक बार अभी इसका फिर से मोमेंटम निकालेंगे। कोई मुझे बता सकता है, ये जो है ना, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला, कोई बता सकता है इसका मोमेंटम कितना है? इस पार्ट का, ये वाले पार्ट का मोमेंटम कितना है? 5m. 5m आई कैप Yes. अलोंग एक्स एक्सिस है भाई। Yes. देखो अगर आई कैप नहीं भी लिखोगे तो भी ठीक है, 5m है, लेकिन आपको नहीं पता, अगर आई कैप लिखा तो ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है ना, मतलब आई कैप से उसका डायरेक्शन भी मालूम पड़ जाता है। Yes. Yes, sir. Yes. हाँ, Yes. सिमिलरली बताइए जो दूसरा पार्ट है, ये इसका मोमेंटम बताओ। 5m. j cap 5m MJ cap. बिल्कुल करेक्ट है, कहाँ डिफिकल्ट है, इजी तो चल रहा है ना। ठीक है, लास्ट ये 2m, इसका मास, लास्ट पार्ट कौन सा है? 2m है ना, इसका मास 2m। Yes. वेलोसिटी मुझे अच्छे से नहीं मालूम है कि वो आई कैप जे कैप क्या लिखना चाहिए, सिर्फ v बार का v बार ही लिखो तो भी चलेगा, सिर्फ v नहीं लिखना, v बार लिखना, वेक्टर। यहाँ पे सब वेक्टर लेने हैं। तो एक बात है, ये देखो पूरा जो मैंने लिखा है, इज इट अ फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉम्ब? Yes. Yes. Yes, sir. फाइनल, ठीक है। नाउ बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके हिसाब से मोमेंटम कांस्टेंट रहता है ना, कंजर्व रहता है। फाइनल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। Initial momentum. देखो मैं पहले फाइनल मोमेंटम लिखता हूँ, 5m आई कैप
plus 5m j cap plus 2m v bar is equal to initial momentum. Initial momentum I think ये आया था 40 by root 2 m I cap. I Yes. cap. तो देखो फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मैंने इक्वल ले लिए. अब देखो सारे टर्म्स में से m कैंसिल हो जाएगा. ये देखो 5 i Yes. cap plus 5 j cap करके 10 मत लिख देना. करेंगे क्या? 5 i cap plus 5 j cap 10 हो गया. No, sir, no. 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 क्या बहुत स्टूडेंट करते हैं, आपकी बैच नहीं बोल रहा हूँ, इन जनरल बता रहा हूँ, बहुत स्टूडेंट करते हैं एग्जाम में 5 i cap plus 5 j cap लिख के 10 i cap लिख के चले आते हैं. जिनको लगता है सर इसमें क्या गलत है, करने में क्या थोड़ी है, 5 plus 5 तो 10 ही होता है ना हमेशा. तो मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, इसका मुझे आंसर देना, ठीक है? अगर 5 लोग खड़े हैं, 5 people are there, और उसके साथ 5 गधे भी खड़े हैं, 5 donkeys, क्या मैं बोल सकता हूँ टोटल 10 लोग खड़े हैं? No. 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 5 plus 5 तो 10 होता है ना हमेशा. अच्छा ऐसा बोलो 10 donkeys खड़े हैं. No. No. तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ मतलब मैं वो इंसानों को भी गधा मान रहा हूँ या तो फिर मैं गधों को भी इंसान मान रहा हूँ? नहीं चलेगा. Yes. इस पे एक बार मुझे एक स्टूडेंट ने एक नया ही आंसर दिया. उसने बोला कि सर हम लोग 10 लिविंग ऑर्गेनिजम्स खड़े हैं, ऐसे तो बोल सकते हैं ना. मैं बोला हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है. 10 लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकता हूँ, लेकिन मैं 10 गधे या 10 ह्यूमन बींग्स बोल सकता हूँ क्या? No. नहीं. No. तो ये देखो ये कुछ ऐसे ही है. 5 i cap मतलब 5 ह्यूमन बींग्स, I मतलब सपोज ह्यूमन बींग हो गए, और J 5 J मतलब 5 डोंकीज हो गए. तो तुम ठीक है 5 plus 5 मिलके 10 लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलोगे, लेकिन 10 गधे या 10 ह्यूमन बींग्स तो नहीं बोल सकते. तो ये I और J के टर्म्स में तो नहीं आएगा ना. No, no. 5i और 5j मिलके 10i तो नहीं बनेगा ना. ठीक है. हाँ तो प्लीज थोड़ा संभाल के ऐड किया करो, वेक्टर्स से थोड़ा बच के आराम से डील किया करो, जल्दी नहीं करने का. देखो ऐसा होगा, mm कट हो गया 40 by root 2. अगर आप थोड़ा सॉल्व करोगे 40 को ब्रेक करो 20 into 2 करके, बराबर 20 into 2 डिवाइड बाय रूट 2, तो ऐसा हो जाएगा. Yes. 20 into root 2. अब देखो इसमें पहले क्या करो, ये आई कैप जे कैप का उधर शिफ्ट करेंगे, तो 2v बार को अलग करो. 2v बार इज इक्वल टू 20 रूट 2. अब प्लीज मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, खुद समझने की कोशिश करना है क्या हुआ. Yes. अभी Yes, 2 को sir. भी नीचे शिफ्ट करो, आपको वेलोसिटी मिल गया v बार. 2 को भी शिफ्ट कर दो. 20 रूट 2 माइनस 5 डिवाइड बाय 2 आई कैप माइनस 5 by 2 जे कैप. ये दोनों चीजें दिख रही है, ये दोनों, ये क्या है पता है? These are the components of this v bar. सपोज ये v बार 2 पार्ट में रिजॉल्व हो गया, तो ये उसके x और y कंपोनेंट है. समझा? Yes. Yes. नोट डाउन कर लो. Done. हाँ जिनने नहीं किया नोट डाउन कर लो. हो गया. Yes. 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 ओके. तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ऐसे बॉम्ब एक्सप्लोजन नहीं, दूसरे एग्जांपल भी होते हैं ज्यादा करके, लेकिन बॉम्ब एक्सप्लोजन पे क्वेश्चन बनते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे. आप खाली मेथड समझ के लो कैसे करना है. आपको फाइनल मोमेंटम निकालना है, इनिशियल मोमेंटम निकालना है, दोनों को इक्वेट करना है. ठीक है. किसी भी सिस्टम का टोटल मोमेंटम रहेगा कांस्टेंट. ठीक है. So I hope it is done now, completed. Yes. 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 ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट. एक सेकेंड, जस्ट वेट 1 सेकेंड. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. जिस तरीके से ये आपने लास्ट न्यूमेरिकल किया उसी टाइप के और करेंगे तो आ जाएंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने. डोंट वरी. मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आगे बढ़ रहा हूँ. अब जो मैं टॉपिक जा रहा हूँ ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है, काफी सारे इसमें नई चीजें आएंगी.
ये कर रहे थे मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, मतलब ये वो पुली ब्लॉक्स वाले क्वेश्चन, पुली स्ट्रिंग से कनेक्टेड ब्लॉक्स, वो सब मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज बोलते हैं। इसका दूसरा नाम वो भी है, कंस्ट्रेंट मोशन। Yes. Yes. हाँ ठीक है, भले आप इतने सारे नाम मत याद करो तो भी चलेगा, कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं ये वो। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है आपको, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने आने चाहिए। कोई एंट्रेंस में पूछेगा नहीं कि इस टॉपिक का नाम क्या है, ठीक है। मेन फोकस करो समझने पे, ठीक है, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज में। अब इसमें सबसे पहले अगर बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस ले लें हम लोग, अगर एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूं, सबसे सिंपल क्वेश्चन ऐसे होते हैं, देखो सपोज ये M1 एक ब्लॉक है, स्ट्रिंग कनेक्टेड है, फिर उसके पीछे M2 ब्लॉक है, फिर से एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, उसके पीछे M3 ब्लॉक है। फिलहाल हम लोग फ्रिक्शनलेस लेंगे, ये फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ सरफेस है, नीचे फ्रिक्शन नहीं है। और ऐसे सपोज मैंने एक फोर्स लगाया, दिख रहा है, F लगाया, सपोज F। यहाँ पर देखो मैंने नंबर्स नहीं दिए, M1 M2 कितने किलोग्राम का नहीं दिया, सिर्फ M1 M2 लिखा है। एग्जाम में होगा तो नंबर्स भी दे सकते हैं, मतलब M1 विल बी 2 किलोग्राम, M2 विल बी 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम लाइक दैट। और जो फोर्स है ऐसे दिया होगा कि फोर्स 20 न्यूटन है, 30 न्यूटन है, ऐसा, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, यहाँ पे देखो ये स्ट्रिंग दिख रहा है क्या, इस स्ट्रिंग में ऐसे टेंशन होगा, देखो टेंशन, Yes. ये टेंशन को चलो मैं काम कर रहा हूँ T1 बोल देता हूँ, T1, ठीक है। और यहाँ पे भी टेंशन होगा इधर ऐसे, T2। एक काम करेंगे, इसमें सपोज हमको T1 कैलकुलेट करना है, वी विश टू कैलकुलेट T1। T1 तुमको मैं कैलकुलेट करके दिखा दूं, ठीक है। तो जिस तरीके से मैं T1 कैलकुलेट करूंगा, तुम क्या करना, उसी तरीके से T2 कैलकुलेट करने की कोशिश करना। कैन यू ट्राई दैट? Yes. 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 तो क्वेश्चन बस इतना ही है कि कैलकुलेट टेंशंस T1 एंड T2। इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, पहले सिंपल आना चाहिए आपको करने, फिर कॉम्प्लिकेटेड पे भी जाएंगे। हाँ, अब देखो स्टार्ट करते हैं। T1 कैसे मिलेगा, सबसे पहले एक बात बताओ, ये जो तीनों ब्लॉक्स को मिला के आप एक सिस्टम ले लो, टेक कंसीडर दिस टुगेदरली एज अ वन सिस्टम। तो क्या लगता है जब ये फोर्स लगाएंगे तो ये पूरा सिस्टम राइट साइड बढ़ेगा ना, ऐसे आगे बढ़ेगा। Yes. इन तीनों की एक्सेलरेशन, ये तीनों एक ही साथ एक ही एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, ऑल ऑफ देम विल मूव विथ द सेम एक्सेलरेशन, वो है A। सबसे पहले ये एक्सेलरेशन निकालनी है, ठीक है। तो देखो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी, ये देखो, फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम विल गिव यू द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। व्हाट इज द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम, F ना। F. T1 T2 में क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि T1 T2 इंटरनल फोर्सेस हैं, ये तीनों को मिला के आप एक सिस्टम मान लो, ये तीनों बॉक्स मिला के एक सिस्टम है। इस सिस्टम पे जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो F है खाली। T1 T2 तो इंटरनल फोर्सेस हो गए सिस्टम के, डिवाइड बाय मास ऑफ सिस्टम। मास ऑफ सिस्टम ये है, आई थिंक। Yes. तो इज इट, ये ध्यान से देखो, इज इट, ये एक्सेलरेशन के साथ ये तीनों ब्लॉक्स आगे मूव हो रहे हैं ना, Yes. Yeah. हो गया। अब चलो मुझे T1 कैलकुलेट करना है, तो देखो T1 कैलकुलेट करने के लिए मुझे वो ब्लॉक लेना पड़ेगा जिसपे T1 एक्ट भी होना चाहिए। T1 जो है ना वो दो M2 and ब्लॉक्स के ऊपर M3. एक्ट होगा। T1 जो है वो M1 M3 पे भी एक्ट होगा, M2 पे भी एक्ट होगा। M2. लेकिन आपको पता है कौन सा ब्लॉक मैं अगर लूं तो ज्यादा इजी होगा मेरा काम, M3. 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 Three. M2 में क्या प्रॉब्लम है, M2 में क्या प्रॉब्लम होगा, T2 भी है। T2 भी है ना सर? उसमें M2 पे T2 T2 भी लग रहा है ना, M2 पे जो T2 भी एक्ट हो रहा है। आपको Yes. T2 मालूम है क्या, T2 ऑलरेडी नोन है क्या? No. हाँ, तो अननोन्स क्यों ज्यादा करते हो, अननोन कम होने चाहिए ना आपके लिए। M3 से स्टार्ट करेंगे, Yes. कंसीडर M3 ब्लॉक। M3 के लिए मैं ये एक फॉर्मूला लगा रहा हूं, देखो, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज इक्वल टू M into A। तो अगर आप M3 को देखोगे ना, M3 पे सिर्फ M3 को फोकस करो, M3 पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना वो T2 है, सॉरी T1 है। T1. Yes. ये M हम लोग मास ऑफ M3 लेंगे इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितनी है M3 की, यही है क्या एक्सेलरेशन? Yes. F upon Yes. M. यहाँ पे डालो।
हो गया, ये आपका T1 आ गया, ये T1 की वैल्यू है, M3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू F। समझा ये? Yes. Yes. Yes, sir. अब एक काम करो, थोड़ा सा अपना मेहनत करो, T2 निकालने की कोशिश करो। T2, एक बात बताओ, T2 निकालने के लिए आप कौन सा ब्लॉक लेंगे? M2? M. Yes. M2. क्या मैं M1 ले सकता हूँ क्या? No. Yes. No. No. क्यों नहीं ले सकता है? जो नो बोल रहे हैं M1 क्यों नहीं ले सकते? M1 पे भी तो ले सकते T2 हैं एक्ट हो रहा है। Yes, sir. अब आप बोलेंगे सर F भी एक्ट हो रहा है, F तो गिवन है ना आपको, F थोड़ी अननोन है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. मेरी एक सजेशन रहेगी, आई एडवाइज यू, कुछ स्टूडेंट क्या करो, कुछ स्टूडेंट M2 लेके T2 फाइंड करो और बाकी कुछ स्टूडेंट M1 लेके T2 फाइंड करो। देखो दोनों का सेम आंसर आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है मतलब कुछ तो गड़बड़ किया आपने। वेदर यू टेक M2 और यू टेक M1, कुछ स्टूडेंट M1 लेके करो, कुछ स्टूडेंट M2 लेके करो, एंड प्लीज ट्राई टू फाइंड T2। कर सकते हो क्या? Yes. Yes. प्लीज ट्राई आउट, ट्राई करो। एनीबॉडी? यस सर मिला। बताओ T2 कितना आ रहा है? सर M2 के लिए किया तो हाँ चलेगा, बताओ। T2 माइनस T1 M2 plus M3. T2 माइनस T1 क्यों बोल रहे हो? जो अरे मुझे खाली सीधा T2 की वैल्यू बताओ बस। हाँ बोलो। सर M2 इंटू F M1 प्लस M2 प्लस M3 वापस बोलो। M2 इंटू F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, ये Sir, आंसर है। M2 plus M3 है. M2 plus M3. M2 प्लस Sir, M3 ना? F Yes. into M2 minus M3 है। Yes. M2 F कॉमन आएगा और M2 minus M3 है। M2 प्लस M3 नहीं आ रहा है ऐसा? नहीं यार। No. Sir, plus है. M2 plus M3 है. हाँ लिखा है ना मैंने प्लस बीच में। Yes. स्टूडेंट मेरे ख्याल से तो ये आना चाहिए, M2 प्लस M3 इंटू F डिवाइड बाय M1 Yes प्लस sir, यही आया. M2। Yes. यही आया सर। Yes, sir. एक बार Sir, बताओ। हाँ बोलो। Sir M1 लिया तो M1 into F अपन M1 plus M2 plus M3 आ रहा है. Yes, sir. मतलब हाँ, एक सर, बार M2 बताओ, मतलब आप ये बोल रहे हो कि M1 लेने पे कुछ अलग आ रहा है और ये जो मैंने लिखा है वो M2 लेने पे ऊपर आ रहा है। Yes. अलग है। Yes, Yes. sir. मेरा भी वैसा ही हुआ। तो एक काम करते हैं, M1 लेके मैं करके दिखाता हूँ। जब हम लोग M1 लेंगे तो M1 पे नेट फोर्स कितना रहेगा? नेट फोर्स रहेगा F F minus minus T2। T2. F minus 2. What's the net force on M1? F minus T2। Yes. इसको लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन M1 इनटू A, ये इक्वेशन बनेगी। Yes. Yes. ओके, अब इसमें से मुझे T2 निकालना है ना, तो T2 को उस तरफ शिफ्ट करो। T2 विल बी F minus M1। Yes. A को आप ऐसा लिखो
Yes. अब Yes, जब तुम sir. एलसीएम लोगे ना, एलसीएम लेने के बाद ऊपर यहाँ पे एक टर्म आएगा M1F और यहाँ पर है माइनस M1F, M1F कट हो जाएगा। एलसीएम ले लो, M1F कट हो yes, जाएगा, sir. यही आने वाला है फिर से। Yes, yes. सर वो स्टूडेंट तो आएगा ना? ये आपका T2 का वैल्यू है, इसको मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ, ये Yes, T2 की yes. वैल्यू आनी चाहिए। ये आ रही है क्या, देखो सबके। यस सर यही आ रही है। Yes. तो अभी देखो इसमें से क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट ने M2 को लेकर ये किया, कुछ स्टूडेंट ने M1 को लेकर किया, बराबर। M2 वाला इजी है सर। मैं तुमको सबसे इजी वाला तरीका बता दूं, सबसे छोटा तरीका ये है कि तुम क्या करो, तुम ये M2 को मत लो, M2 और M3 को टुगेदर एक सिस्टम ले लो। टेक M2 एंड M3 टुगेदर एज अ सिस्टम। एक बात, अगर M2 M3 दिख रहा है ये दोनों, इसको टुगेदर एक सिस्टम लो। टेक M2 प्लस M3 टुगेदर एज अ सिस्टम। तो कैन यू टेल मी इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है? T2। अभी T1 काउंट नहीं होगा क्योंकि T1 इंटरनल फोर्स हो गया फिर। Internal. Yes. Internal. तो अगर जिनको लगता है कि सर मुझे सबसे छोटा तरीका चाहिए, तो वो ये है कि आप टेक M2 प्लस M3 टुगेदर एज अ सिस्टम, उसके ऊपर ये फॉर्मूला लगा F इक्वल टू ma, तो फोर्स ऑन द सिस्टम इज T2 इक्वल टू, ये M लेंगे मास ऑफ सिस्टम कितना है, M2 प्लस M3 है, 2 plus M3. Yes. इनटू एक्सेलरेशन ये है F अपॉन, देखो ये आ गया वापस, T2 आ गया उतना ही। Yes, yes. 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 Yes, sir. तो सबसे छोटा तरीका ये है कि अगर आप M2 M3 को साथ में एक सिस्टम ले लोगे तो होगा। तो अभी इस टाइप की क्वेश्चन कर पाओगे ना अगर आ गए तो? Yes. Yes. Yes, sir. ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब सी, ठीक है आगे बढ़ो मैं, ठीक है इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे। अभी एटवुड मशीन आई एम श्योर आपको याद रहेगा, करवाया था एटवुड मशीन। Yes. Yes, sir. इसमें जो फॉर्मूलाज लगेंगी जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए वो मैं बता देता हूँ फिर से, एक बार देख लो। ये सपोज पुली है, इसके एक तरफ ये M1 ब्लॉक है, इस तरफ M2 ब्लॉक है। सपोज इमेजिन करो कि M2 हैवी है, अगर M2 हैवी है तो M2 ऐसे नीचे जाएगा, उस टाइम पे M1 ऊपर जाएगा। अब M2 नीचे जा रहा है विथ एक्सेलरेशन A सपोज, तो M1 भी उसी एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाएगा। Yes. ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो सकता है क्या कि M2 स्लो नीचे जा रहा है और M1 फास्ट ऊपर जा रहा है? No. No. दोनों का स्पीड भी सेम रहेगा, पता है एट एनी मोमेंट दोनों का स्पीड भी सेम रहेगा, क्योंकि दोनों के बीच में जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट है। Constant है. Constant. अगर देखो यहाँ से अगर स्ट्रिंग 2 मीटर कम हो जाएगा तो यहाँ से स्ट्रिंग को 2 मीटर बढ़ना पड़ेगा ना Yes. Yes. यार, उसमें एक्सेलरेशन सेम होता है। ये अगर एक्सेलरेशन आपसे कोई पूछ ले तो इसकी फॉर्मूला बस सिंपल है, M2 माइनस M1 अपॉन M2 प्लस M2 M1। plus M1 into G. ये जो स्टूडेंट सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, लगता है कि हाँ सर सीरियसली मैं दूंगा, भले मार्क्स नहीं चाहिए लेकिन नॉलेज के लिए तो मैं दूंगा सीरियसली, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखनी चाहिए थोड़ी बहुत हमेशा के लिए। टेंशन आपको अगर निकाला ना T, टेंशन की फॉर्मूला होगी M2 upon M2 plus M1 into G. ये कौन है, शेरॉन है क्या? Yes. हाँ चलो कीप इट अप। हाँ अभी आपको मैंने देखा नहीं लेकिन आवाज पहचान गया आपको, चलेगा ठीक, गुड। कभी मीटिंग ही नहीं हुई है, हाँ बस में देखा ही नहीं है ना आपने मेरे को देखा है ना मैंने आप लोगों को देखा है। लेट्स होप कि जनवरी में दिखने के मेरा मुलाकात होगी, लेट्स होप। Yes. कंप्लीटेड। Yes. Yes. ये ऐसी चीजें याद होनी चाहिए, ये मैंने करवाया है पहले, ठीक है। तो पुली Yes. ब्लॉक में ये जो सिंपल ऐसे क्वेश्चन है ये तो आपको आते हैं, ठीक है। आज मैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बताता हूँ, इसमें थोड़े कॉम्प्लिकेटेड कैसे किए जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। ये देखो पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सी पुली ब्लॉक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अभी। सपोज एक टेबल है,
इसकी एकदम एंड पॉइंट पे ऐसा पुली फिटेड है। ये जो बेसमेंट है ना, इस पुली का जो बेस है, वहां से देखो एक धागा बांधा हुआ है, पुली के बेस में से धागा बांधा हुआ है, धागा ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे जाके ब्लॉक को कनेक्टेड है M2। M2 है तो M1 भी होगा। इधर भी एक पुली है, ये पुली ऐसे M1 को कनेक्टेड है। ये पूरा टेबल ही है, टेबल। डायग्राम थोड़ा मैसी हो गया है, समझ में आ रहा है क्या कैसे है? नहीं ना? Yes. डू वन थिंग सर, स्टूडेंट, आपकी सिंपलिसिटी के लिए मैं फिर से बना देता हूँ, ध्यान से आप देख लो और आप भी क्या करो, एक बार देखो अच्छे से, उसके बाद इसको ड्रॉ करना। ये देखो, ये लग रहा है पुली, और पुली का जो बॉटम है ना, बॉटम पे ये स्ट्रिंग अटैच्ड है। अब ये देखो, यहां पर ये दूसरा पुली है। अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? Yes. yes sir, इसमें देखो, ये जो टेबल है ना, ये टेबल स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन नहीं ले रहे हैं फिलहाल हम लोग। ये जो पुली है ना, इसका नाम है सपोज P1, और ये जो पुली है वो P2 है, ठीक है। और हमको इसमें फाइंड क्या करना है, इसमें देखो, क्योंकि ये देखो ये स्मूथ सरफेस है, मतलब फ्रिक्शन तो है ही नहीं, तो आपको क्या लगता है जैसे आप इसको छोड़ दोगे सिस्टम को, इजीली M2 नीचे जाएगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। yes, Yes. Yes. जैसे M2 नीचे जाएगा, ये M1 कहाँ जाएगा? एनी आइडिया? लेफ्ट की राइट? right, Right. Constant है sir. Constant M1 है. राइट साइड शिफ्ट होगा, क्योंकि फ्रिक्शन भी नहीं है इसको रोकने के लिए। फ्रिक्शन होगा तो वो रुक सकता है, लेकिन फ्रिक्शन भी नहीं है, स्मूथ है ये। स्मूथ मतलब नो फ्रिक्शन। तो एज यू नो दैट M1 ऐसे जो है राइट साइड जाएगा और ये M2 नीचे जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों की हमको एक्सेलरेशंस निकालनी है, कितनी एक्सेलरेशन के साथ M2 और M1 आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आप ऐसे लिख देना, फाइंड द एक्सेलरेशंस ऑफ M1 एंड M2, लिख सकते हैं। Find the accelerations of M1 and M2 when released. When released. Student, ये डायग्राम बना लेना प्लीज। ऐसे क्वेश्चन देख के भी बहुत सारे बच्चों की मतलब हालत खराब हो जाती है सर। इतना देखने में क्या लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं है देखने में? थोड़ा सा। ऐसे करना चाहिए ना कि एकदम वो सिंपल एटवुड मशीन ही बार बार कराता रहूं मैं। ऐसे क्वेश्चन. Nice. इससे क्या आपका थोड़ा मेंटल लेवल डेवलप होगी, आपकी थोड़ी सी डेवलप होगी, इतनी तो नहीं होगी लेकिन डेवलप होगी मेंटल लेवल। बाकी कुछ बच्चे हैं जो डर जाते हैं ऐसे प्रॉब्लम देख के, वो बेचारे हमेशा डरे डरे ही रहते हैं फिर फिजिक्स में। बी ब्रेव एंड आगे बढ़ने का। हाँ सर, इससे डिफिकल्ट करा वो भी कर लूंगा मैं। सर रखेंगे कॉन्फिडेंस? Yes. 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 चलो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट। ये सबसे पहले भी क्या करना है, ध्यान से देखो। एटवुड मशीन में अगर आपको याद है, एटवुड में दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन एकदम सेम था, दोनों ब्लॉक्स की Yes. एक्सेलरेशन सेम थी। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इट्स नॉट कंपल्सरी कि हमेशा एक्सेलरेशन सेम होती है। फिलहाल मैं क्या करूंगा, ये जो M2 है ना, इसकी जो एक्सेलरेशन है उसको मैं लिखूंगा A2, ऐसे डाउनवर्ड जाएगा, और इसकी जो एक्सेलरेशन है उसको मैं लिखूंगा A1, ठीक है। और एक बार स्ट्रिंग में टेंशन भी होगा, देखो स्ट्रिंग में टेंशन ऐसे होगा, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स में दिखा रहा हूँ M1G, सॉरी M2 है ना, M2G। इसका मैं ग्रेविटेशन फोर्स नहीं दिखा रहा हूँ, कुछ सी काम का नहीं है इसका जो ग्रेविटी फोर्स है। नॉर्मल ये डायग्राम समझ में आया कैसे कैसे T लिखा है मैंने, देख लो एक बार। yes, Yes. अब एक बार बताओ, आपको इन दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन निकालनी है, मतलब A1 A2 निकालनी है, साथ में ये टेंशन भी अननोन है। 3 अननोन है, दिख रहा है? अननोन 3 है, भले तुमको टेंशन नहीं निकालना है लेकिन वो टेंशन भी तो अननोन है ना। तो यहाँ पे 3 अननोन है, Yes. A1 A2 और T। तीनों फाइंड करने के लिए आपके पास कितनी इक्वेशन होनी चाहिए ताकि मुझे तीनों मिल जाए? 3 इक्वेशंस होनी चाहिए।
ठीक है, यू नीड 3 इक्वेशंस टू फाइंड 3 अननोन ना, तो 3 इक्वेशंस कैसे बनानी है ध्यान से देखना, ठीक है। पहले तो एक काम करेंगे, ये जो M2 ब्लॉक है उससे स्टार्ट करते हैं। M2 ब्लॉक पे देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। इन फोर्सेस के बावजूद ये M2 ब्लॉक नीचे जा रहा है विद एक्सेलरेशन A2, तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा इसके ऊपर? M2G M2 इक्वेशन में ऐसा आएगा M2G माइनस टेंशन, इट्स अ नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक, ये नेट फोर्स है। नेट फोर्स को लिखा जाता है मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन, सीरीज इक्वेशन, समझा क्या? yes नेट फोर्स को ma करके लिखा है। अच्छा, अभी यही सेम लॉजिक मैं M1 के लिए लगाऊंगा। ध्यान से देखो, ये जो M1 है ना, वो ये P1 पुली के साथ अटैच्ड है। P1 पुली को मासलेस माना जाता है, पुली इज कंसिडर्ड एज अ मासलेस। तो M1 और P1 जो पुली है ना, दोनों को कंबाइन करके एक सिस्टम ले लो। ठीक है, देखो अगर पुली P1 जो है वो आगे जाएगी तो साथ साथ में M1 भी उसके आगे जाएगा सेम स्पीड से। yes, हाँ, एक बार ये जो पूरा सिस्टम है M1 P1 का जो सिस्टम है, उस पे कितना फोर्स उसको आगे खींच रहा है? हाउ मच फोर्स इज पुलिंग देम फॉरवर्ड? T force. ये कि yes ये Yes, दोनों भी सेम है. दोनों डॉन तो टोटल 2T होता है, सिर्फ T नहीं होता है, 2T हो गया वो, yes 2T है वो, सिर्फ T नहीं है वो, इधर से भी और इधर से भी टेंशन दोनों साइड से लगता है। टोटल फोर्स 2T है, ठीक है। तो एक बार ये 2D फोर्स लग रहा है, हाँ यही फोर्स है जो इस सिस्टम को आगे लेके जा रहा है ना। तो 2D Yes. फोर्स को लिखेंगे M1 into A1 करके, नेट फोर्स इक्वल MA लिखा है, थोड़ा समझो इसको, ठीक है। हाँ देखो, 2 इक्वेशंस तो बन गए मेरे पास, लेकिन अननोन्स कितने थे? 3 थे। 3 अब किसी किसी स्टूडेंट को ये लगेगा कि सर हो सकता है एक्सेलरेशन सेम हो दोनों की, A1 A2 इक्वल हो, तो ऐसा क्यों नहीं करते हो कि A1 A2 अगर इक्वल है, सपोज ऐसा अगर मैं मान लूं कि A1 A2 इक्वल है, तो ये A1 A2 इक्वल है तो दोनों को A1 A1 लिख दो, तो 2 अननोन हो जाएंगे आपके पास, खाली एक T और एक A, तो 2 इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। ऐसा लगता है ना, मतलब कुछ स्टूडेंट को कि मतलब इज इट चांस ना कि A1 A2 इक्वल हो सकता है आपस में? yes yes, तो मुझे अभी नेक्स्ट जो इक्वेशन चाहिए ना, मुझे वही चाहिए कि A1 A2 इक्वल है कि नहीं है, क्या है वो चाहिए। तो आई वांट अ रिलेशन बिटवीन A1 A2 नाउ, वही सबसे नया पॉइंट है आपको समझने के लिए। ये जो मैं भी पॉइंट बता रहा हूँ, आई विल टीच यू हाउ टू फाइंड रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एक्सेलरेशंस, हाउ टू फाइंड रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। बहुत ही यूनिक है ये, नया कुछ कॉन्सेप्ट आएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करना है इसको, इजी है, डोंट वरी। अब देखो ये डायग्राम यहाँ पर है, ये मैं फिर से इसको एक बार थोड़ा सा बना देता हूँ इसको। ये देखो पुली ऐसे, ये पुली पे सॉरी ऐसे, लगभग रफली मैं ऐसे डायग्राम बना रहा हूँ, ऐसे कुछ डायग्राम है ना। yes, yes हाँ, अब सुनो ध्यान से, सपोज ऐसे अज्यूम करो कि ये जो M2 है ना, वो ऐसे नीचे गया बाय x2 मीटर्स, M2 नीचे गया बाय x2 मीटर, x2 उसका डिस्प्लेसमेंट है, मतलब किसका? M2 का। तो M- जब M2 नीचे जाएगा बाय सम डिस्टेंस, तो ये M1 आगे आएगा ना, M1 आगे आएगा कि पुली भी Yes. साथ में आगे आएगी? आई थिंक पुली भी आगे आएगी। पुली भी आएगा, आएगी पुली भी सपोज पुली इधर पहुंच गई, ये पुली का देखो न्यू पोजीशन है, और M1 ब्लॉक भी आगे आ गया होगा। अब देखो स्ट्रिंग ऐसे पास हो रहा होगा, देखो स्ट्रिंग ऐसे होगा, yes तो इसमें पुली हैज डिस्प्लेस्ड बाय x1 मीटर। ये सपोज पुली यहाँ जो M1 है वो कितना डिस्प्लेस हुआ है? x1 x2, ठीक है। हाँ, ये डायग्राम थोड़ा समझने की कोशिश करो। अब एक बात बताओ, ये जो पूरा स्ट्रिंग है, यहाँ पे वापस आता हूँ, ये जो पूरा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का जो ये पार्ट है ना, स्ट्रिंग का जो ये पार्ट है, इसको मैं बोलता हूँ पार्ट 1। स्ट्रिंग का जो ये पार्ट है ना, ये वाला दिख रहा है, इसको बोलता हूँ पार्ट 2। और स्ट्रिंग का जो ये पार्ट है, स्ट्रिंग का जो ये पार्ट है वर्टिकल, उसको बोलता हूँ पार्ट 3। तो स्ट्रिंग को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3, समझ में आ रहा है? yes yes, हाँ, अब देखो ये आई थिंक ध्यान से देखो, ये पार्ट 1 था, अगर आपको याद है, ये है पार्ट 1। अब ये पार्ट इतना हो चुका है, Yes. इतना। तो स्ट्रिंग का लेंथ डिक्रीज हो गया, पार्ट 1 का जो लेंथ है डिक्रीज हो गया, ये पार्ट 1 था। yes yes, यस ये पार्ट 3 है शायद, ये पार्ट 3 है। अब ये ब्लॉक नीचे जा चुका है बाय x2, increase, पार्ट 3 इतना हो increase गया। इनकरेज हो increase
तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो एक पार्ट 1 है और पार्ट 2 और पार्ट 3 है, कुछ पार्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं और कुछ पार्ट्स डिक्रीज हो रहे हैं क्या? Yes. Yes. तो क्या करेंगे हम लोग, इंक्रीज इन लेंथ निकालेंगे, मतलब टोटल इंक्रीज कितना है वो निकालेंगे। तो ध्यान से देखो, ये जो पार्ट था ना, ये पार्ट 3 था, ये ब्लॉक जो है, ब्लॉक x2 मीटर नीचे जा चुका है, ब्लॉक हैज गॉन डाउन बाय x2 मीटर, तो ये पार्ट इतना हो जाएगा अभी। एनीबडी, ये जो पार्ट 3 है इसमें कितना इंक्रीज होगा लेंथ में? हाउ मच लेंथ ऑफ दिस पार्ट इंक्रीज? x2 तो देखो मैं यहाँ पे इंक्रीज सब काउंट कर रहा हूँ कि इंक्रीज कितना हो रहा है, इंक्रीज इतना है x2। अच्छा, ये आई थिंक पार्ट 1 था, ध्यान से, पार्ट 1 था, और ये क्या था, ये ऊपर Yes. वाला पार्ट 2। पार्ट 2 Part अभी देखो ये स्ट्रिंग देखो ध्यान से, ये पार्ट 1 है, ये इतना हो गया है, इज इट डिक्रीज हुआ है? आई थिंक yes. Yes. यस Yes. x1, ये x1, ये m1 कितना शिफ्ट हुआ आगे, x1 शिफ्ट हुआ ना, तो ये कितना X1, डिक्रीज yes. हुआ? x1 Minus x1 X1. अच्छा पार्ट 2 देखो, पार्ट 2 भी इतना हो गया देखो। Yes. -2x1 तो ये पहले करवाया गया ऐसा कुछ क्वेश्चन? No, sir. यस सर करवाया था यस करवाया ऐसा किया था एक बार। एक्टिविटी थोड़ा सा ऐसा करवाया होगा पहले, ठीक है। तो ये देखो, ये x1 डिक्रीज पर हुआ वो और ये जो 2-3 पार्ट 2 है वो भी x1 डिक्रीज हुआ, तो ओवरऑल जो डिक्रीज हुआ ना, कितना ओवरऑल डिक्रीज हुआ? 2x1 डिक्रीज हुआ। Yes, जो sir. डिक्रीज है वो उसमें से सबट्रैक्ट कर दो। ये देखो, ये इंक्रीज, उसमें से जो डिक्रीज हुआ वो हटा दो ना। ये एक बार, ये जो लिखा है, इज इट ये ओवरऑल इंक्रीज हुआ स्ट्रिंग का? इट इज ओवरऑल स्ट्रिंग इंक्रीज ना। Yes. यस लेकिन ओवरऑल इंक्रीज होना चाहिए क्या? स्ट्रिंग का लेंथ इंक्रीज होता है? रबर बैंड है कि स्ट्रिंग है? वो स्ट्रिंग है, तो लेंथ इंक्रीज होता है क्या स्ट्रिंग का कभी? कांस्टेंट No. होता है नो No. ये इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। यस 0 इसको सॉल्व करो, x2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x1 आएगा। एक बार बताओ, ये Yes. x2 और x1 डिस्प्लेसमेंट है क्या? x2 और x1 डिस्प्लेसमेंट है। Yes. यस Yes. डिस्प्लेसमेंट का अगर डेरिवेटिव लोगे ना, मतलब ऐसे dx by dt लोगे ना, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू, ये वेलोसिटी बन जाता है। तो इसका डेरिवेटिव लोगे ना, आपको वेलोसिटी आएगी v2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ v1। ये दोनों वेलोसिटी है। वेलोसिटी का फिर से डेरिवेटिव ले लो, Acceleration. एक्सेलरेशन Accelerate. Acceleration. ये है a1 a2 के बीच का रिलेशन, a2 इज ट्वाइस ऑफ a1। समझा क्या? Yes. यस देखो, ये जो मेथड मैंने आज कराया ना, ये स्टैंडर्ड मेथड है, मतलब इस मेथड से करना चाहिए अल्टीमेटली। लेकिन एग्जाम में एक बार बताओ, अगर एमसीक्यू में आ गया तो ये मेथड थोड़ा लंबा नहीं है, मतलब टाइम लगेगा ना इसको करने में भी। तो Yes. यस एक शॉर्टकट बताऊं, इसमें एक शॉर्टकट बता देता हूं मैं आपको। शॉर्टकट क्या है, देखो यहाँ पर आपके दो ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे दो ही ब्लॉक्स हैं, ठीक है। ये जो ब्लॉक है ना m1, इसके साथ देखो दो स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं, ये देखो, ये एक और एक ये। मुझे मालूम है वो दो स्ट्रिंग नहीं है, वो एक ही स्ट्रिंग है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग कितनी बार पास हो रहा है? इधर 2 बार पास हो रहा है। तो क्या करेंगे, m1 का जो एक्सेलरेशन है वो तुम a1 ले लो, और स्ट्रिंग कितनी बार इसके ऊपर से और नीचे से 2 बार पास हो रहा है ना, एक ऊपर से एक नीचे से, 2 2. वो 2 इधर मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स मल्टीप्लाई करो इधर, ठीक है, और a1। अच्छा, इसकी एक्सेलरेशन कितनी है? m2 की एक्सेलरेशन कितनी मानी जाएगी? a2 मानी जाएगी। A2 m2 जो ब्लॉक है वो एक ही स्ट्रिंग को अटैच, ये भी दो साइड से स्ट्रिंग को अटैच। एक 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 ही साइड से. इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई करो, a2 इंटू 1 और a1 इंटू 2, ये दोनों इक्वल ले लो। अगर Yes, दो sir. ब्लॉक्स तो ये चल जाएगा, 2 ब्लॉक्स के लिए चलता है। और जेई में भी 2 ब्लॉक्स तक ही पूछेंगे, 5-6 ब्लॉक्स नहीं डालेंगे, इतना लंबा एडवांस लेवल का हो जाता है क्वेश्चन। देखो a2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a1 आ गया, इधर भी वही a2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a1। ये ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन के लिए काम करेगा, एवरी क्वेश्चन दिस लॉजिक कैन वर्क, कोई भी क्वेश्चन में ये लॉजिक वर्क कर जाएगा, ठीक है, तो डोंट वरी, ठीक है। तो जितने स्ट्रिंग्स है ना वो मल्टीप्लाई कर देना, a1 इंटू 2, इसको क्योंकि ये 2 स्ट्रिंग्स हैं और इस ब्लॉक को सिर्फ एक ही स्ट्रिंग है, तो इंटू 1 करने का। समझा क्या? Yes. यस तो देखो, ये तीसरा इक्वेशन मेरा मिल गया। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक दूसरे के साथ हमको आंसर्स निकल आएंगे। मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन पूरा बता दिया लॉजिक। समझा क्या? यस Yes, sir. ठीक है, नोट डाउन कर लो। पहले अब इतना जो दिख रहा है स्क्रीन पे, पहले वो फिनिश कर लो जो भी है।
Done, sir. Yeah, is it over? Yes. So I hope ये complete हो गया. पुली ब्लॉक के ऊपर हम लोग नेक्स्ट टाइम भी क्वेश्चंस करेंगे. देयर आर सम मोर टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट वी विल डू. आज क्या करो, आज ज्यादा टाइम तो नहीं है, मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ. ठीक है, पुली ब्लॉक के ऊपर नहीं है, नॉर्मल एफई को